हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल भाग 3 अध्याय 5 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 5 सुकरात का रहस्य। किसी से भी बात का आरंभ करते समय अपने मतभेदों का उल्लेख सबसे पहले न करें। पहले उन बातों पर बल दीजिए जिन पर आप दोनों एकमत हो। जहाँ तक संभव हो सदैव इस बात पर बल दीजिए कि आप दोनों का लक्ष्य तो एक समान ही है और अपने अंतर केवल उस साधन का है जिसके माध्यम से आप उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। अंत प्रारंभ से ही सामने वाले व्यक्ति को हाँ हाँ बोलने पर विवश कर दीजिए। ऐसी स्थिति ही न आने दे कि सामने वाला व्यक्ति ही नहीं शब्द कह सके। प्रोफेसर ओवर स्ट्रीट के अनुसार यदि सामने वाला व्यक्ति एक बार नहीं कर देता है तो फिर उसकी ना हाँ में बदलवाना बहुत कठिन होता है। आखिर सामने वाला भी तो अपने आत्म स्वाभिमान को बचाना चाहता है। हो सकता है कि आपको अपनी नहीं गलत लगे, लेकिन अपने घमंड के कारण आप यह गलती स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कही बात पर अड़े रहना चाहता है, इसलिए बातचीत का प्रारंभ हाँ से करें। समझदार वक्ता अपने श्रोताओं से प्रारंभ में ही हाँ कहलवाता लेता है। वह अपने श्रोताओं की मानसिकता सकारात्मक दिशा में ले जाता है। यह सोच किसी बिलियर्ड की गेंद की गति की तरह ही है। गेंद की ही भांति इसकी दिशा को बदलना बहुत कठिन काम है। इस बात का मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब कोई व्यक्ति नहीं कहता है तो वह सही में ही नकारात्मक होता है। उसका पूरा शरीर, सारी इंद्रियां, उसका मांसपेशीय तंत्र सब नकारात्मक हो जाते हैं। सारा का सारा न्यूरो मस्कुलर सिस्टम स्वीकार करने के विपक्ष में चला जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है तो अलगाव के लक्षण गायब हो जाते हैं। पूरा सिस्टम, पांचों इंद्रियां स्वीकार करने को तैयार रहती है। इसलिए हम प्रारंभ में ही सामने वाले से जितनी बार हाँ कहलवाते हैं, हम अपने अंतिम प्रस्ताव को मनवाने में उतनी ही शीघ्र सफल हो जाते हैं। हाँ कहलवाने यह तकनीक अधिक कठिन नहीं है, फिर भी अधिक लोग इसे केवल इसलिए उपेक्षित कर देते हैं क्योंकि वे आरंभ में ही विरोध प्रदर्शन करके स्वयं का महत्व प्रमाणित करना चाहते हैं। जब कोई बालक, पति, पत्नी, माँ या विद्यार्थी या फिर कोई अन्य शुरुआत में ही ना कह देता है तो उसे हाँ कहलवाने के लिए आपको देवताओं वाली बुद्धि तथा महान धैर्य की आवश्यकता होती है। हाँ कहलवाने की इसी कला के कारण न्यूयॉर्क में ग्रीनविच सेविंग बैंक के टेलर जेम्स एबरसन का एक ग्राहक को अपने बैंक में बचत खाता खोलने के लिए तैयार कर सके थे। मिस्टर एबरसन ने बताया, यह व्यक्ति हमारे बैंक में खाता खोलना चाहता था। मैंने उसे एक फॉर्म भरने को लिए दे दिया। उसने कुछ प्रश्नों के उत्तर तो प्रसन्नतापूर्वक दे दिए, लेकिन कुछ का उत्तर देने से उसके एकदम मना कर दिया। इस कोर्स में भाग लेने से पहले यदि ऐसा होता तो मैं उस ग्राहक से स्पष्ट शब्दों में कह देता कि यदि वह इन प्रश्नों को के उत्तर नहीं देगा तो हम उसका खाता नहीं खोल पाएंगे। अब मुझे यह बात स्वीकार करने में बहुत शर्म आती है कि अतीत में इस तरह की बातें अनेक बार कह चुका हूँ। हाँ, मुझे ऐसा कहकर बहुत संतुष्टि होती है। मैं उसे बता देता था कि बॉस कौन था और बैंक के नियमों को उपेक्षित नहीं किया जा सकता था, लेकिन तब मेरे इस तरह के व्यवहार के सामने वाले उस आदमी को महत्व तथा स्वागत का अनुभव नहीं होता था। लेकिन इस बार मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का निर्णय किया। मैंने सोचा कि मैं ग्राहक को यह नहीं बताऊंगा कि बैंक क्या चाहता है, बल्कि यह बताऊंगा कि उन प्रश्नों का उत्तर देना ग्राहक के अपने पक्ष में था। फिर मैंने उसे शुरू से ही हाँ हाँ कहने के लिए वश कर दिया। मैंने उसे यह भी बता दिया कि यदि वह यह जानकारी नहीं देगा तो भी बैंक को इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर मैं उससे बोला, लेकिन कल यदि आपको कुछ हो गया तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा आपके वारिस को मिले, जो कि कानून
कानूनन उसे मिलना भी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने तुरंत उत्तर दिया। मैंने बोला, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने वारिस का नाम बता दें, जिससे हम आपके वारिस को आपकी मृत्यु के पश्चात पैसे बिना किसी देरी के या गलती के दे सकें? हाँ, इस बार भी वह बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। अब तक उस आदमी का मूड बदल चुका था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यह जानकारी उसके अपने हित में है, न कि बैंक के हित में। बैंक से जाने से पहले उसने मुझे पूरी जानकारी शांतिपूर्वक दी तथा साथ ही मेरे कहने पर अपनी माँ के नाम पर एक ट्रस्ट अकाउंट भी खोल दिया। फिर तो उसने अपनी माँ के बारे में भी सारे प्रश्नों के उत्तर प्रसन्नतापूर्वक दे दिए। मैंने यह पाया कि प्रारंभ से ही हाँ हाँ करवाने के से वह मूल विषय से भटक गया तथा मेरे दिए सुझावों को एक के बाद एक मानता चला गया। जोसेफ एलिसन वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सेल्समैन थे। उन्होंने हमें अपनी कहानी इस प्रकार बताई थी। मेरे क्षेत्र के एक व्यक्ति को हमारी कंपनी माल बेचना चाहती थी। मुझसे पहले एक सेल्समैन 10 वर्ष तक प्रयास कर चुका था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। इस क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने पर मैं भी 3 वर्ष तक प्रयास करता रहा, लेकिन मुझे भी कोई ऑर्डर नहीं मिला था। अंततः 13 वर्ष तक प्रयास करने के बाद हम उसे कुछ मोटरें बेच पाए थे। मुझे पूरी आशा थी कि यदि हमारी मोटर उसे अच्छी लगेगी तो वह हमसे बहुत से मोटर्स भी खरीद लेगा। मुझे पूरा विश्वास था कि उसे हमारी मोटरें अवश्य पसंद आएगी। इसलिए जब 3-4 सप्ताह बाद मैं उसे मिलने गया तो वे बहुत अच्छे मूड में था, लेकिन उस चीफ इंजीनियर ने मुझे स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह हमसे बाकी की मोटरें नहीं खरीदना चाहता। मैं हैरानी से पूछा, क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि आपके मोटर इतनी तेज गर्म हो जाती है कि मैं उसको छू भी नहीं सकता। पहले भी मैं अनेक बार ऐसी परिस्थितियों में फंस चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम था कि बहस करने से कोई लाभ नहीं होगा। तभी मैं हाँ कहलवाने वाली तकनीक का प्रयोग किया। मैं बोला, मिस्टर स्मिथ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वास्तव में हमारी मोटर अधिक गर्म हो जाती है, इसलिए आपको वही मोटर खरीदनी चाहिए जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के स्टैंडर्ड से अधिक गर्म न होती हो। वह सहमत हो गया और मुझे पहली हाँ मिल गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नियमों अनुसार मोटर का तापमान कमरे के तापमान से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या यह बात सही है? उसने उत्तर दिया, हाँ, लगभग 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पर मैं तुरंत बोला, यदि कंपनी के कमरे का तापमान 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है तथा हम इसमें 72 डिग्री और मिला दे तो यह कुल मिलाकर 147 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तब यदि आप अपने हाथ को 147 डिग्री फ़ारेनहाइट के गर्म पानी में रखेंगे तो क्या आपका हाथ नहीं जलेगा? इस बार भी उसने हाँ हाँ बोलना पड़ा। तो फिर तो आपके मन में यही होगा कि आप अपना हाथ मोटर से दूर ही रखें। वह बोला, आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया तथा अगले महीने के लिए हमें $35,000 के व्यापार का आदेश दे दिया। बहस करने से कोई भी लाभ नहीं होता। यह पाठ मैंने व्यापार में हजारों डॉलर का घाटा झेलने के बाद सीखा था। वही व्यक्ति जल्दी सफल होता है जो सामने वाले का दृष्टिकोण समझ जाता है। उसके दृष्टिकोण को समझकर उससे हाँ हाँ कहलवाना अधिक लाभदायक प्रमाणित होता है। एंड्री स्नो ओकलैंड कैलिफोर्निया में हमारे कोर्स स्पॉन्सर करते हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि एक दुकान के प्रोप्राइटर ने उन्हें हाँ हाँ बोलने पर विवश कर दिया था तथा इसलिए वे उस दुकान के अच्छे ग्राहक बन गए थे। एंडी की वो हंटिंग में बहुत रुचि थी और इसके उपकरण खरीदने में उन्होंने बहुत पैसे व्यय कर दिए थे। जब उनका भाई उनसे मिलने आया तो उन्होंने अपने भाई के लिए एक धनुष किराए पर लेना चाहा। एंडी ने एक बार वो स्टोर पर फोन किया, लेकिन वहां से उत्तर मिला कि वे तो किराए पर नहीं देते। फिर उन्होंने दूसरे स्टोर पर फोन किया जहां वे
उन्हें इस प्रकार का उत्तर मिला। एक बहुत खुशमिजाज व्यक्ति ने फोन पर उत्तर दिया। किराए पर धनुष देने के मेरे प्रश्न के बारे में उसका दृष्टिकोण ही भिन्न था। उसने कहा कि उसे अफसोस है कि वे धनुष किराए पर नहीं देते। वह पूछने लगा कि क्या मैं पहले भी कभी धनुष किराए पर लिए हैं? मैंने कहा हाँ, लेकिन बहुत वर्ष पहले। फिर उसने मुझे स्मरण दिलाया कि संभवतः मैं उसका किराया 25 या 30 डॉलर दिया होगा। इस बार भी मैंने हाँ कहा। फिर वह पूछने लगा कि क्या मैं पैसे बचाना चाहता हूँ? साफ सी बात है, इसका उत्तर भी हाँ ही था। फिर उसने मुझे बताया कि उनके स्टोर में ऐसे वो सेट हैं जिनमें सारे आवश्यक उपकरण मौजूद हैं तथा उनकी कीमत केवल 34 डॉलर के लगभग है। जितना पैसा मैं किराया पर व्यय करता उसमें मात्र 4 डॉलर और मिलाकर मैं अपना स्वयं का धनुष सेट खरीद सकता था। उसने यह भी बताया कि तभी वे धनुष किराए पर नहीं देते। फिर उसने पूछा कि क्या मुझे उसका यह तर्क ठीक नहीं लगा। मैंने हाँ की ओर वह सेट खरीद लिया। उस धनुष सेट के साथ मैंने वहां से और भी खरीदारी की और तब से तो मैं उस स्टोर का नियमित ग्राहक बन चुका हूँ। एथेंस में रहने वाले सुकरात निश्चित रूप से पूरे संसार के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने वह किया जो हम में से बहुत कम ही कर पाते हैं। उन्होंने तो मानव चिंतन का रुख ही बदल डाला था। उनकी मृत्यु हुई कई सदियां बीत चुकी है, लेकिन आज भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ वाद विवाद करने वाले में गिना जाता है। वे लोगों से अपनी बात मनवाने की कला में निपुण थे। तो क्या था सुकरात का तरीका? क्या वे लोगों को यह बताते थे कि वे गलत हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वे तो बहुत चतुर थे। सुकरात की तकनीक तो हाँ हाँ का उत्तर प्राप्त करने की तकनीक थी। वे सामने वाले से ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे कि सामने वाले को उनसे सहमत होना ही पड़ता था। वे तो बार बार ही बोलने के लिए सामने वाले को विवश कर देते थे। वे लगातार बिना रुके ऐसे प्रश्न पूछने जाते थे और अंत में उनके विरोधी इस स्थिति में आ जाते थे कि उन्हें सुकरात की बात से सहमत होना ही पड़ता था। तो अगली बार जब भी आपकी इच्छा यह बताने की हो कि वह गलत है और आप सही, तो उस विद्वान सुकरात को एक बार अवश्य स्मरण कर ले और फिर बड़े विनम्र ढंग में एक ऐसा प्रश्न पूछे जिनका उत्तर हाँ में ही है। चीन में एक प्रसिद्ध कहावत है जिसमें पूरब की सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता का सार छिपा हुआ है। हल्के हल्के पगों से चलने वाला व्यक्ति बहुत दूर तक जाता है। सिद्धांत 5, सामने वाले को तुरंत हाँ हाँ कहने के लिए विवश कर। आज का अध्याय यही समाप्त हो। तो दोस्तों, मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल भाग 3 अध्याय 6 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 6, शिकायतों से मुक्ति संभव। हम में से अधिकतर व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि जब भी हम किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन इसके स्थान पर हमें सामने वाले को अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। उन्हें अपने व्यापार या अपनी समस्याओं के बारे में आपसे अधिक मालूम है, इसलिए हमें तो बस प्रश्न पूछते रहना चाहिए और उन्हें स्पष्ट उत्तर देने चाहिए। यदि आप सामने वाले से सहमत नहीं होते तो आपका मन करता है कि उसकी बात को बीच में ही काट दे, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। यह बहुत भयानक स्वभाव है। उसके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार एक साथ घूम रहे होते हैं, इसलिए वे उस समय आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए इसी में सबकी भलाई है कि आप सामने वाले की बात धैर्यपूर्वक सुनें। उन्हें अपने विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह व्यापार में भी बहुत सफल सिद्ध होता है। इसका एक उदाहरण है उस सेल्समैन की कहानी जिसे विश्वसता शांत रहना पड़ा था। अमेरिका के एक बहुत बड़े ऑटोमोबाइल निर्माता को पूरे वर्ष के लिए अपहोल्स्ट्रीड फैब्रिक्स की आवश्यकता थी। 3 अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माताओं ने
अपने अपने नमूने भेज दिए। मोटर कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने उस नमूने की पूरी जांच पड़ताल की। फिर सब निर्माताओं को एक एक नोटिस भेज दिया गया कि एक निश्चित दिन उन्हें यह अवसर दिया जाएगा जब वे अपने कंस्ट्रक्ट पर अंतिम विवरण दे सकेंगे। फिर एक निश्चित दिन तीनों कंपनियों के निर्माता प्रतिनिधि विस्तृत विवरण देने के लिए पहुंच गए। दुर्भाग्यवश जीबीआर नाम के प्रतिनिधि को लैरी गाइटिस का एक ऐसा दौरा पड़ा कि उसका गला एकदम खराब हो गया। मिस्टर जीबीआर ने ही हमारी क्लास के सामने यह मामला इस प्रकार सुनाया। जब उस कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव के सामने बोलने की मेरी बारी आई तो मेरे गले की आवाज ही निकल नहीं रही थी। फिर मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहां पर टेक्सटाइल इंजीनियर, परचेजिंग एजेंट, सेल्स डायरेक्टर और कंपनी के प्रेसिडेंट सभी पहले से ही मौजूद थे। मैं बोलना चाहता था, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ शब्द से ज़्यादा बोल न सका। तभी लोग गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। मैंने एक कागज पर लिखा, मेरा गला खराब है, बिल्कुल बोल नहीं सकता। तभी कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा, चिंता न करिए, आपकी ओर से मैं बोलूँगा। फिर वे बोलने लगे। उन्होंने मेरे सैंपल दिखाकर उनकी विशेषता गिनवाना शुरू कर दिया। मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर एक बहस शुरू हो गई। बराबर प्रेसिडेंट मेरे पक्ष में बोल रहे थे। उन्होंने चर्चा में मेरा ही प्रतिनिधित्व किया। मेरी भूमिका कुछ मुस्कुराहट, सिर हिलाने तथा चेहरे के हाव भाव तक सिमट गई। इस अद्भुत मीटिंग ने मुझे 5 लाख गज अप होल स्ट्रीट फैब्रिक्स का ऑर्डर दिलवा दिया, जिसकी कीमत लगभग $16 लाख थी। यह मेरा अब तक सबसे बड़ा ऑर्डर था। मेरा गला खराब नहीं होता तो यह कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं मिलता। मैंने यह सीख लिया कि कई बार दूसरे के बोलने से अधिक लाभ हो जाता है। कभी कभी पारिवारिक मामलों में भी कम बोलना लाभप्रद सिद्ध होता है। बराबर विलियमसन की बेटी से बढ़ते जा रहे थे। बेटी लाड़ी पहले बहुत शांत लड़की थी, लेकिन अब वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और किसी से तालमेल नहीं कर पाती थी। बरबरा ने उसे फटकार कर कहा, हर तरह से समझाना चाहा, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। मिसेज विल्सन ने हमारी कक्षा में बताया, एक दिन मैंने हार मान ली। वह मनमानी करती रही, मुझसे बिना पूछे सहेली के घर चली गई। जब लौटी तो उसे डांटना चाहती थी, लेकिन मुझ में डांटने की भी शक्ति नहीं थी। मैं केवल दुख से उसकी तरफ देखकर कहा, आखिर क्यों लाड़ी? लाड़ी ने मेरी हालत को समझकर शांत स्वर में पूछा, क्या वास्तव में आप यह जानना चाहती हैं? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। फिर लाड़ी ने बात शुरू करते हुए अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। शायद गलती मेरी थी, मैं उसे बोलने का मौका नहीं देती थी, बस बीच में ही चुप करा देती। मुझे अनुभव हो गया कि बेटी मुझसे दोस्ताना व्यवहार चाहती है, जबकि मैं उसके साथ डांटने, हुक्म चलाने वाली माँ जैसा बर्ताव कर रही। वह किशोरावस्था के तनाव से गुजर रही थी और अपना दिल हल्का करना चाहती थी, जबकि मैं खुद बोलती रहती थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का अनुभव हो चुका था। उस दिन के बाद उसकी प्रत्येक बात ध्यान से सुनता था। हमारे संबंध भी अच्छे हो गए हैं और वह भी प्यारी लड़की बन गई है। न्यूयॉर्क के एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन छपा, जिसमें नौकरी के लिए एक योग्य तथा अनुभवी उम्मीदवार की आवश्यकता थी। चार्ल्स टी क्यूबेलिस ने अपना आवेदन भेज दिया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसने कंपनी तथा स्वामी के बारे में वॉल स्ट्रीट के हर तरह की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इंटरव्यू में वह बोला, मुझे अपनी कंपनी का सहयोग बनकर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरे विचार से आपने 28 वर्ष पहले एक डेस्क रूम तथा एक स्टेनोग्राफर के साथ बिजनेस शुरू किया था। क्या मैं सही हूं ना? हर सफल व्यक्ति चाहता है कि कोई उसके संघर्ष के दिनों की बात करे। यह भी सही यही चाहता था। वह काफ़ी देर तक कहानी सुनाता रहा कि किस तरह $450 और एक सुंदर
सपने के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की। लोगों ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई, बहुत निरुत्साहित किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शुरू में उसे 16 घंटे काम करना पड़ता था, न छुट्टी न आराम, सिर्फ काम ही काम। परिश्रम से उसने विजय प्राप्त कर ली और आज इस ऊंचाई में पहुंच गया कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव भी उससे परामर्श लेने आते हैं। वह अपने बारे में बताते हुए गर्व महसूस कर रहा था। अपनी कहानी सुनाने के बाद उसने क्यूबेलिस के अनुभवों के बारे में जानना चाहा। फिर अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाकर कहा, मुझे पूरा विश्वास है हमें ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। मिस्टर क्यूबेलिस को सफलता मिली थी क्योंकि उन्होंने अपने होने वाले मालिक के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया था। उसने सामने वाले की सफलता में रुचि दिखाई थी। सेक्रेमेंटो कैलिफोर्निया के रॉय जी ब्रेडले की समस्या इससे उल्टी थी। एक व्यक्ति ब्रेडले की फर्म में नौकरी के लिए आया। उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी। रॉय ने हमारी कक्षा में बताया, हमारी फर्म अतिरिक्त लाभ जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन या बाहर आने जाने का भत्ता नहीं देती थी, क्योंकि यह छोटी सी ब्रोकरेज फर्म थी। हम अपने ग्राहकों को लीड भी देते थे क्योंकि विज्ञापन का खर्च उठा नहीं सकते थे, जैसा दूसरे बड़े प्रतिद्वंदी करते थे। रिचर्ड पायर व्यक्ति में वे गुण थे जो हम चाहते थे। मेरे असिस्टेंट ने इंटरव्यू में उसे काम के बारे में सारी नकारात्मक बातें बता दी। वह निराश सा लगा। मैंने उसे अकेला लाभ बताया जो उसे हमारी फर्म से जुड़ने पर मिलने वाला था। हमारी फर्म का वह स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर बन सकता था। इस तरह वह एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड बनता। इंटरव्यू के लिए आते हुए बहुत सी नकारात्मक बातें थी, लेकिन जब इन लाभों के बारे में बातें शुरू की तो सारे नकारात्मक विचार दूर होने लगे। लग रहा था जैसे वह स्वयं से बातें कर रहा हो और मन ही मन सोच रहा था। मन में आया कि उसकी विचार को मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन शांत रहा। इंटरव्यू समाप्त हो गया तो लगा कि हमारी फर्म जरूर काम करना चाहेगा। मैं एक अच्छा श्रोता था और मुझ में सहन शक्ति थी कि चुप रह सकूं, औरों को बोलने का अवसर दूं। अंत डिक को ही बोलने का अधिक अवसर दिया। उसने सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं पर विचार करने के बाद सकारात्मक रवैया अपनाते हुए नौकरी को चुनौती की तरह लिया। आज वह फर्म का स्थायी प्रतिनिधि है। अब यह है कि हमारे दोस्त हमारी उपलब्धियों के बारे में अधिक नहीं जानना चाहते जितना कि अपनी स्वयं की उपलब्धियों के बारे में। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक ला रोशफिको ने कहा था, यदि आप शत्रु बनाना चाहते हैं तो मित्र से आगे निकल जाओ, लेकिन अगर आप मित्र बनाना चाहते हैं तो मित्र को खुद से आगे निकल जाने का अवसर दो। यह बात 100% सच है, क्योंकि यदि आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाते हैं तो वे स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं और फिर ईर्ष्या का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब आप अपने से आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं तो बस ईर्ष्या ही रह जाती है। न्यूयॉर्क में मिड टाउन पर्सनल एजेंसी की हेनरीटा जो लोकप्रिय प्लेसमेंट काउंसलर थी, पहले ऐसा नहीं था। नौकरी की शुरुआत में उनकी किसी से मित्रता नहीं थी। वह तो इसलिए क्योंकि हमेशा अपनी उपलब्धियों की डींग हाँकती रहती थी। हेनरी ने अपना अनुभव कक्षा में बताया, मुझे स्वयं पर तथा स्वयं के काम पर बहुत गर्व था, क्योंकि मैं अपना काम पूरे दिल से करती थी, लेकिन मैं सहकर्मियों को मेरी सफलताओं से कोई खुशी नहीं होती थी, बल्कि वे तो बहुत चिढ़ जाते थे। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे सहकर्मी मुझे पसंद करें, मुझे सहारे। मैं सही में दोस्त बनाना चाहती थी। फिर इस कोर्स में बताए गए सुझाव को मानते हुए मैंने अपने आप बारे में बातें करना कम कर दिया। मेरे सहकर्मी भी तो अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहते थे, इसलिए मैं उनके बारे में सुनने लगती और अपने बारे में कम बताते थे। अब जब भी हम फुर्सत में बैठकर बातचीत करते तो मैं अपनी सहकर्मियों से पूछती थी कि
उनका आज का दिन कैसा बीता, उनकी उपलब्धियों पर बधाई देती हूँ। परिणामतः अब सभी मेरे अच्छे मित्र थे। सिद्धांत 6, सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलने का मौका दें। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।